दोस्तों नमस्कार। मैं महेंद्र सिंह गीला आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं उत्कर्ष क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और जैसा कि उत्कर्ष क्लासेस के द्वारा नए नए इनोवेशंस किए जाते रहे हैं विद्यार्थी हित में, तो अब तक अलग अलग पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए अलग अलग प्रकार के यूट्यूब चैनल्स आप लोगों के लिए लॉन्च किए गए थे। अब उत्कर्ष परिवार ने निर्धारण किया है कि जो भावी शिक्षक हैं, जो राष्ट्र निर्माता बनने जा रहे हैं, उन राष्ट्र निर्माताओं के लिए एक अलग से नया यूट्यूब चैनल लॉन्च किया जाए। तो इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि उत्कर्ष परिवार के द्वारा जो आपके लिए एक बड़ी बेहतरीन मुहिम शुरू की जा रही है, इस मुहिम के द्वारा आपका जो शिक्षक बनने का सपना है, वो शिक्षक बनने का सपना आपका पूरा होगा। और जो एक सपना आपके जन्म के साथ आपके पेरेंट्स ने देखा होगा, वो सपना भी जरूर पूरा होगा। मैं दोस्तों आप लोगों के साथ चर्चा करूंगा भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था, साथ में चर्चा करूंगा राजस्थान की राज्य व्यवस्था को लेकर के। मुद्दे की शुरुआत अपन करते हैं कि आखिर क्या जरूरत पड़ी देश में संविधान बनाने की, और ऐसी कौन सी वो यात्रा रही जिसके माध्यम से देश में संविधान का निर्माण हुआ। और फिर जब फाइनली दूसरा विश्व युद्ध पूरा हो गया, ब्रिटेन में सरकार बदल गई, क्लेमेंट एटली लेबर पार्टी के नए प्रधानमंत्री बन गए, तो फिर उसके द्वारा एक कैबिनेट मिशन भेजा जाता है और उस कैबिनेट मिशन के द्वारा ही भारतीय संविधान सभा का गठन किया जाता है और संविधान सभा के द्वारा एक बेहतरीन से, एक खूबसूरत से संविधान का निर्माण होता है। किसी भी देश की शासन व्यवस्था में उसके संविधान की जो भूमिका है वो बेहद महत्वपूर्ण होती है। इसी प्रकार से भारत के संदर्भ में आज अगर अपन बात करें, जो भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था और फाइनली 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू हुआ था। लेकिन 15 अगस्त 1947 से लेकर जो अवधि रही 26 जनवरी 1950 तक की, इन बिटवीन भारत की स्थिति कैसी थी? तो इन बिटवीन भारत ब्रिटेन का डोमिनेंट स्टेट था, अधिराज्य था। अधिराज्य का मतलब है कि एक ऐसा राज्य जो अपने आंतरिक मामलों में तो स्वतंत्र हो। आंतरिक मामलों का मतलब लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था, सरकार किस प्रकार की शासन व्यवस्था। लेकिन बाह्य मामले, एक्सटर्नल अफेयर्स, बाह्य मामलों से मतलब है किसी भी देश की विदेश नीति, फॉरेन पॉलिसी, कौन से देश के साथ संबंध हमारे किस प्रकार के होंगे। इस संदर्भ में अगर हमारे को निर्णय लेना होता था तो वो निर्णय हम स्वतंत्र होकर नहीं ले सकते थे, बल्कि हमारे को पूछना पड़ता था ब्रिटिश सरकार से, और उसके बाद में हम किसी निर्णय ले पाने की स्थिति में होते थे। तो दोस्तों, जैसे ही 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू हो गया, तो भारत एक संपूर्ण प्रभु संपन्न राष्ट्र बन गया। और संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र से मतलब है कि एक ऐसा देश जो अपने आंतरिक तथा बाह्य मामलों में पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है। 2-3 शब्दावली का प्रयोग मैंने कंसिस्टेंट किया आप लोगों के सामने। एक शब्दावली का प्रयोग मैंने किया संविधान। एक शब्द बार बार आया राज्य, स्टेट। दोस्तों याद रखने वाली बात है, बहुत बार जब हम डिस्कस करते हैं एक दूसरे दोस्तों के साथ बैठकर भी, मान लीजिए कोई व्यक्ति आपको कॉन्स्टिट्यूशन का पोर्शन पढ़ाता है, संविधान का पोर्शन पढ़ाता है, और जब वो आपके नजदीक से निकलता है तो आप कहते हैं कि ये पॉलिटी वाले गुरुजी जा रहे हैं। अच्छा, अब तक बहुत सारे दोस्त ऐसे आप में से होंगे, हालांकि मैक्सिमम लोगों को पता होगा, लेकिन बहुत सारे दोस्त ऐसे होंगे जिनको अभी तक ये बेसिक ये नहीं पता कि क्या मतलब होता है पॉलिटी का, क्या मतलब है पॉलिटिक्स का, क्या मतलब होता है पॉलिटिकल साइंस का, और क्या मतलब होता है संविधान का या कॉन्स्टिट्यूशन का। तो 2 शब्द तो आपके सामने ये है, पहला संविधान, दूसरा राज्य, और 3 नए शब्द हैं जो मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाह रहा हूं। एक है राज व्यवस्था, राज व्यवस्था। एक शब्द है राजनीति, और एक शब्द है राजनीति विज्ञान। राजनीति विज्ञान। अगर राजव्यवस्था का अपन इंग्लिश टर्म देखें तो राजव्यवस्था का इंग्लिश टर्म होता है पॉलिटी। जैसे आप लोग अक्सर कहते हो पॉलिटी वाले गुरुजी। और दूसरा शब्द है राजनीति, जिसका इंग्लिश टर्म है पॉलिटिक्स। तीसरा है राजनीति विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस।
पॉलिटिकल साइंस। दोस्तों आप लोगों के सामने हिंदी में भी टर्म लिखा गया है, इंग्लिश में भी टर्म लिखा गया है। राज्य व्यवस्था जिसको इंग्लिश में कहते हैं पॉलिटी, राजनीति जिसको इंग्लिश में कहा जाता है पॉलिटिक्स, और राजनीति विज्ञान को अपन कहते हैं पॉलिटिकल साइंस। इसमें आपको कुछ कॉमन नजर आ रहा होगा, अगर नहीं आ रहा तो मैं थोड़ा सा डार्क कर देता हूं तो आपको बेशक रूप से ये नजर आ जाएगा। इसमें आपको कॉमन नजर आ रहा है पोली, यहां भी पॉली और यहां पर भी पॉली। ये जो तीनों में कॉमन शब्द है पोली, याद रखने वाली बात है इस पॉली का अपभ्रंश होकर के ये बना पोलिस, और पोलिस को ग्रीक लैंग्वेज में कहा जाता है नगर राज्य, सिटी स्टेट, सिटी स्टेट, सिटी स्टेट। सबसे पहले तो राज्य व्यवस्था से मतलब क्या है? राज्य व्यवस्था से मतलब है कि किसी भी देश की शासन व्यवस्था किस तरीके से संचालित की जा रही है, वहां पर व्यवस्थापिका को लेकर क्या प्रावधान है, वहां पर कार्यपालिका को लेकर क्या प्रावधान है, वहां जुडिशरी को लेकर क्या प्रोविजंस हैं, क्या नागरिकों को किसी प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, क्या वहां के संविधान में शासन व्यवस्था का स्वरूप किस प्रकार का है। तो इन सब प्रावधानों का अध्ययन अपन जिसके अंतर्गत करते हैं वह व्यवस्था क्या कहलाती है? राज व्यवस्था कहलाती है, पॉलिटी कहलाती है। और इसी राज व्यवस्था का अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ द पॉलिटी इज कॉल्ड पॉलिटिक्स। राज व्यवस्था का अनुप्रयोगी क्या कहलाता है? राजनीति। जैसे अभी राजस्थान में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, तो आप में से बहुत सारे दोस्त लगातार बेसिकली एक दूसरे दोस्तों के साथ बैठ करके डिस्कशन करते रहते हो कि बार किसकी सरकार बनेगी, पिछले 5 साल में इस सरकार का कार्यकाल किस प्रकार का रहा, इस पर्टिकुलर पॉलिटिशियन का कार्यकाल किस प्रकार का रहा, इस सरकार के कार्यकाल में कौन सी कमियां रही, इस सरकार के द्वारा इस प्रकार के सुधार किए जाने चाहिए थे। ये जो तरह तरह का अपन डिस्कशन करते हैं, जो सुझाव देते हैं या उनके बारे में जो चर्चा परिचर्चा करते हैं, वो क्या कहलाती है? राजनीति कहलाती है, वो पॉलिटिक्स कहलाती है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण शब्द राजनीति विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस, जिसको एरिस्टोटल या अरस्तु ने मास्टर साइंस कहा है कि बाकी सारी साइंस है और पॉलिटिकल साइंस क्या है? मास्टर साइंस है। तो वही पॉलिटिकल साइंस, वही राजनीति विज्ञान जिसे एरिस्टोटल या अरस्तु मास्टर साइंस का दर्जा देते हैं। राजनीति विज्ञान एक वृहत विषय है, इट्स ए वाइड सब्जेक्ट, और इससे राजनीति विज्ञान के अंतर्गत हमारे को पढ़ना पड़ता, अगर भारत के संदर्भ में मैं बात करूं तो हमारे को पढ़ने पड़ते हैं इंडियन थिंकर्स, जिसमें चर्चा की शुरुआत होती है मन्नू से। मन्नू की बात होती है, कौटिल्य की बात होती है, शुक्राचार्य की बात होती है, गांधी पढ़ते हैं अपन, नेहरू पढ़ते हैं, अंबेडकर को पढ़ते हैं अपन जेपी नारायण को पढ़ते हैं, सरदार भगत सिंह को पढ़ते हैं, लाला लाजपत राय को पढ़ते हैं। तो ये सारे के सारे इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स। साथ में हमारे को पढ़ने को मिलता है वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स, पाश्चात्य राजनीतिक विचारक। और पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों के अंतर्गत हम शुरुआत करते हैं सोक्रेट्स से, सुकरात से। चर्चा करते हैं हमें प्लेटो की, एरिस्टोटल अरस्तु की, मैकियावेली की बात करते हैं, हम हॉब्स की बात करते हैं, जीन जैक्स रूसो की बात करते हैं, जर्मी बेंथम की बात करते हैं, स्टुअर्ट मिल की बात करते हैं। तो कहने का मतलब इतने सारे जो वेस्टर्न थिंकर्स, और भी बहुत सारे हैं, इनकी चर्चा करते हैं हम, जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, जो एक पार्ट है राजनीति विज्ञान का, पॉलिटिकल साइंस का, उसके अंतर्गत बात करते हैं। हम चर्चा करते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की, कि कौन से देश के साथ भारत के संबंध किस प्रकार के हैं, कौन से नए इनोवेशंस किए जाने चाहिए। हम चर्चा करते हैं इसी के अंतर्गत पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन की भी चर्चा हमारे को राजनीति विज्ञान के अंतर्गत करनी पड़ती है। हम चर्चा करते हैं तुलनात्मक राजनीति की, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की, हमारे को चर्चा करनी पड़ती है राजनीतिक सिद्धांतों की, पॉलिटिकल थ्योरीज की, और हमारे को चर्चा करनी पड़ती है भारतीय संविधान की, भारत की राज्य व्यवस्था की। तो इन सब का जो एक समायोजन है, एक जो समूह है, वो क्या कहलाता है? राजनीति विज्ञान कहलाता है, या फिर राजनीति विज्ञान के अंतर्गत हम इन सब का अध्ययन करते हैं। 4 शब्द हैं पोली, पीओएलआई, 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 और पोली का ग्रीक भाषा में अपभ्रंश रूप है पॉलिस, और जिसका मतलब होता है सिटी स्टेट या नगर राज्य। अब दोस्तों शब्द है राज्य। राज्य से क्या मतलब है? स्टेट से क्या मतलब है? कैसे राज्य आया? राज्य की उत्पत्ति कैसी हुई, या राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत कौन कौन से हैं? तो इस संदर्भ में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले अगर अपन बात करें कि राज्य होता क्या है, तो याद रखने वाली बात है दोस्तों, राज्य के 4 अनिवार्य तत्व बताए गए हैं कि इन 4 नेसेसरी एलिमेंट से मिलकर के राज्य का निर्माण होता है, स्टेट का निर्माण होता है। पहला तत्व है एरिया,
क्षेत्रफल, भूभाग। क्षेत्रफल की बजाय भूभाग जो शब्द है वो ज्यादा बेटर होगा, एरिया। दूसरा, उस भूभाग में रहने वाली जनसंख्या, पॉपुलेशन, जनसंख्या। इस जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए एक सरकार, गवर्नमेंट, और ये जो सरकार होगी वो किसी के अधीन नहीं होगी, किसी में के दबाव में रहकर काम नहीं करेगी, बल्कि ये सरकार स्वतंत्र होकर काम करेगी। तो ये सरकार कैसी होगी? ये एक संप्रभु सरकार होगी, सॉवरेन गवर्नमेंट होगी। तो संप्रभुता। तो राज्य का निर्माण होता है 4 आवश्यक तत्वों से मिलकर, भूभाग, जनसंख्या, सरकार, संप्रभुता। अब हालांकि जो मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, जो आधुनिक राजनीतिक विचारक हैं, उनका यह मानना है कि राज्य के 4 नहीं बल्कि 3 ही अनिवार्य तत्व होते हैं। अब आप कहोगे कि वो 3 कौन से होते हैं? तो 3 के संदर्भ में हम कह सकते हैं भूभाग होगा ही होगा, जमीन तो होगी ही होगी। भाई शासन कहां चलाएगा? भूभाग पर। और उस भूभाग में रहने वाली जनसंख्या आवश्यक होगी। ऐसा थोड़ी होगा कि हाँ पर्वत हैं, पठार हैं, नदियां हैं, उनके ऊपर शासन किया जाएगा, जनसंख्या भी होनी चाहिए। तीसरा अंग बताया जाता है संप्रभु सरकार। संप्रभु सरकार कि अगर कोई भी राज्य है और उस राज्य के अंतर्गत भूभाग है, जनसंख्या है, तो उसको नियंत्रित करने के लिए जो सरकार होगी वो संप्रभु होनी जरूरी है। तो इस बिहाफ पर वर्तमान में जो आधुनिक राजनीतिक विचारक हैं, उनका यह मानना है कि जो सरकार का स्वरूप है वो कैसा होना चाहिए? संप्रभु सरकार होनी चाहिए। तो वो कहते हैं कि राज्य के 4 नहीं बल्कि 3 ही अनिवार्य तत्व होते हैं। पहला है भूभाग, दूसरा है जनसंख्या और तीसरा है संप्रभु सरकार। अब ये राज्य का लेकर मामला क्लियर हो गया। अब हमारे को यह पढ़ना पड़ेगा कि राज्य की उत्पत्ति आखिर कैसे हुई। अब आप में से बहुत सारे दोस्त सोच रहे होंगे कि ये कौन सी पॉलिटी पढ़ाई जा रही है। हमने तो पॉलिटी का मतलब समझा है मूल अधिकार, हमने पॉलिटी का मतलब समझा है संविधान सभा, या फिर पढ़े हमने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद, संसद, उच्चतम न्यायालय या फिर राज्यपाल और मुख्यमंत्री। देखिए इस सब्जेक्ट की, इस विषय की शुरुआत यहीं से होती है और अपन राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री चर्चा तो बहुत लंबे समय तक करते रहेंगे, अलग अलग मुद्दों को लेकर के करते रहेंगे हम लोग। लेकिन हमारे को कम से कम पहले ये तो पता होना चाहिए कि जिस राजनीति विज्ञान को हम पढ़ रहे हैं, जिस राज व्यवस्था को हम पढ़ रहे हैं, उनका मतलब क्या होता है, उनका मीनिंग क्या होता है। और जस्ट एक ये इंट्रोडक्टरी क्लास है, तो इसमें तो कम से कम हमारे को यही पता होना चाहिए सबसे पहले। तो राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में दोस्तों 4 सिद्धांत बड़े प्रचलन में है। बहुत संक्षिप्त चर्चा करूंगा मैं, यहां पर ज्यादा डिटेल में बात नहीं करूंगा आपके साथ। पहला मुद्दा है राजत्व का देवीय सिद्धांत। राजत्व का देवीय सिद्धांत। राजत्व का देवीय सिद्धांत यह कहता है कि प्राचीन काल में राजा अक्सर ये बात कहा करते थे कि मैं कोई साधारण इंसान नहीं हूं, बल्कि मैं ईश्वर के द्वारा भेजा गया एक पदाधिकारी हूं, ईश्वर के द्वारा भेजा गया एक व्यक्तित्व हूं मैं, और मेरे द्वारा दिए गए जो आदेश होंगे, जो निर्देश होंगे, वो प्रत्येक व्यक्ति को मानना जरूरी होंगे। अगर किसी भी व्यक्ति के द्वारा मेरे द्वारा दिए गए निर्देशों की पालना नहीं की जाती है, उन निर्देशों का उल्लंघन किया जाता है, उनकी अवहेलना की जाती है, तो वह व्यक्ति मेरे आदेशों का, मेरे निर्देशों का अवहेलना नहीं कर रहा है, वह ईश्वर के निर्देशों का, ईश्वर के द्वारा दिए गए आदेशों की अवहेलना कर रहा है। तो उस व्यक्ति को यहां तो सजा मिलेगी ही मिलेगी, बल्कि जैसे ही वह ऊपर जाएगा तो फिर उसको गर्मा गर्म तेल में डाल करके उसके पकोड़े बनाए जाएंगे। तो कहने का मतलब इस प्रकार से उस समय राजा के द्वारा डरा करके उस जनता के ऊपर शासन किया जाता था। तो यह सिद्धांत कहलाता है राजत्व का देवीय सिद्धांत। दूसरा है मात्र सत्तात्मक सिद्धांत। मात्र सत्तात्मक सिद्धांत। मात्र सत्तात्मक सिद्धांत से मतलब है कि जब लोगों ने रहना शुरू किया था उस समय परिवार, समाज, शादी, विवाह, इस प्रकार की व्यवस्थाएं नहीं थी। लोग उन्मुक्त जीवन जिया करते थे और ऐसा बताया जाता है कि लोगों के उन्मुक्त यौवन संबंध हुआ करते थे। तो जब भी संतान की पहचान करनी होती थी तो माता के नाम से संतान की पहचान की जाती है। जैसे आज वर्तमान में संतान की पहचान पिता के नाम से की जाती है या फिर संतान को पिता के नाम से जाना जाता है, उस समय माता के नाम से संतान तय होती थी। अब याद रखने वाली बात यह है कि उस समय उस पर्टिकुलर वर्ग की जो सबसे वरिष्ठ महिला हुआ करती थी, उसके द्वारा दिए गए निर्देश या दिए गए आदेश सर्वमान्य होते थे, सर्वोपरि होते थे, और इसी को कहा जाता है राज्य का मात्र सत्तात्मक सिद्धांत।
तीसरा है पितृसत्तात्मक सिद्धांत। पितृसत्तात्मक सिद्धांत कि जब लोगों ने कबीलों में रहना शुरू कर दिया था, परिवारों में रहना शुरू कर दिया था, शादी विवाह जैसी व्यवस्थाएं शुरू हो चुकी थी उस समय, तो उस कबीले का जो सबसे वरिष्ठ पुरुष हुआ करता था, उसी व्यक्ति के द्वारा उस पूरे के पूरे कबीले की सुरक्षा का जिम्मा उस व्यक्ति के हाथ में हुआ करता था, और उस व्यक्ति के द्वारा दिए गए आदेश निर्देश हैं वो उस पूरे कबीले के लिए अंतिम हुआ करते थे। चौथा सबसे महत्वपूर्ण और वर्तमान में भी प्रासंगिक, वो है सामाजिक समझौते का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ सामाजिक समझौता, सोशल कॉम्प्रोमाइज, सामाजिक समझौते का सिद्धांत, सामाजिक समझौते का सिद्धांत, सामाजिक समझौते का सिद्धांत। दोस्तों ये माना जाता है कि जब समाज में सामंतवादी व्यवस्थाएं बढ़ गई, लोगों के द्वारा जो समाज के जो ताकतवर लोग थे, पैसे के मामले मान लीजिए, चाहे शारीरिक रूप से जो लोग ताकतवर थे, वो कमजोर लोगों का शोषण करना उन्होंने शुरू कर दिया। तो फिर लोग राजा के पास पहुंचे कि हमारी सुरक्षा की जाए। तो राजा ने कहा भाई मैं आपकी सुरक्षा क्यों करूं, मुझे ऐसा क्या लाभ, मुझे ऐसा क्या फायदा है। तो फिर आम जनता ने कहा कि हम आपको इसके बदले में कुछ ना कुछ देंगे, हर साल में कुछ ना कुछ देंगे। तो राजा ने कहा ठीक है, अगर आप लोग कुछ मुझे दोगे तो बदले में मैं भी आपको क्या करूंगा, आपको सुरक्षा प्रदान करूंगा, सिक्योरिटी दूंगा। तो कहने का मतलब आम जनता के बीच में और राजा के बीच में एक समझौता हो गया, उस समाज में एक समझौता हो गया, और उस समझौते के अंतर्गत यह तय कर दिया गया कि लोगों के द्वारा हर साल कुछ ना कुछ राजा को दिया जाएगा, और राजा के द्वारा बदले में उनको सुरक्षा मुहैया करवाई जाएगी, उनको सिक्योरिटी दी जाएगी। यह जाना जाता है सामाजिक समझौते के सिद्धांत के रूप में। अब दोस्तों याद रखने वाली बात है, आज वर्तमान में स्थिति क्या है, तो आज वर्तमान में भी यह सामाजिक समझौते का सिद्धांत बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। आप कहेंगे कैसे, अभी तो राजा भी नहीं है, आम जनता वो भी अपने हिसाब से जीती है। याद रखने वाली बात है, भारतीय संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत या भारतीय संविधान की उस खूबसूरती के तहत हर एक 5 साल बाद प्रत्येक भारतीय व्यक्ति को यह अधिकार भारत का संविधान देता है कि वह अपनी मर्जी से अपनी सरकार का चुनाव करे। तो हम अपने चुनाव के तहत या हम अपने वोट के द्वारा जो हमारा जनप्रतिनिधि होता है उसको हमारी शक्ति का हस्तांतरण कर देते हैं, हमारी पावर का ट्रांसफर उसको कर देते हैं। बदले में उस व्यक्ति के द्वारा सत्ता में शामिल होकर, सरकार में शामिल होकर के आम जनता के लिए लोक कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाती हैं, पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स चलाई जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल 2018 में चुनाव हुए, 2018 में चुनाव हुए, राजस्थान में गहलोत जी मुख्यमंत्री बने, हमने हमारे एमएलए को जिताकर भेजा जो गहलोत सरकार में शामिल हुई। यह बात करें अपन केंद्र सरकार की कि हमने हमारे एमपी को जिताकर भेजा और वो मोदी सरकार में शामिल हुए। अब हमने उस वोट के माध्यम से चाहे एमएलए को दिया चाहे एमपी को दिया, हमने हमारी सत्ता का हस्तांतरण कर दिया उन जनप्रतिनिधियों को। अब वो जनप्रतिनिधि सरकार में शामिल होकर हमारे लिए, आम व्यक्ति के लिए उन्होंने लोक कल्याणकारी योजनाएं शुरू की, अलग अलग प्रकार की स्कीम्स जारी की, और उन योजनाओं के द्वारा, उन पब्लिक वेलफेयर प्लान्स के द्वारा आम जन का हित हुआ। तो आज वर्तमान में भी कौन सा सिद्धांत काम कर रहा है, सामाजिक समझौते का सिद्धांत, कि हम आपको वोट देंगे, हम आपकी सरकार बनाएंगे और बदले में आप हमारे लिए अलग अलग प्रकार की योजनाएं चलाओगे। आप योजनाओं चलाओगे SC ST के लिए, सरकार के द्वारा योजनाएं चलाई जाएंगी महिला शक्तियों के लिए, सरकार के द्वारा योजनाएं चलाई जाएंगी बुजुर्गों के लिए, और सरकार के द्वारा योजनाओं का संचालन किया जाएगा हमारे दिव्यांग भाई बहनों के लिए। तो कहने का मतलब है कि सरकार के द्वारा जब प्रत्येक व्यक्ति ने उनको वोट देकर जिताया है, उनको सरकार में लाया है, तो फिर सरकार के द्वारा आम व्यक्ति के कल्याण के लिए योजनाएं चलाई जाती हैं, और यही सिद्धांत क्या कहलाता है, सामाजिक समझौते का सिद्धांत। सामाजिक समझौते का जो सिद्धांत है, इसका प्रतिपादक माना जाता है जॉन लोक को, इसका प्रतिपादक माना जाता है थॉमस होब्स को, और इसका प्रतिपादक माना जाता है जीन जैक्स रूसो को। तो कहने का मतलब इस प्रकार से राज्य की उत्पत्ति हुई। अब आप में से बहुत सारे दोस्त कहेंगे कि सर हमारे को राजनीति विज्ञान नहीं पढ़नी, हमारे को राज व्यवस्था पढ़नी है, हमारे को पॉलिटी पढ़नी है, हमारे को संविधान पढ़ना है। तो अब मैं अगला जो शब्द है वो आ रहा है हमारा संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान, आखिर ये शब्द आया कहां से, क्या मतलब होता है इसका? तो दोस्तों याद रखने वाली बात है, एक शब्द है कॉन्स्टिट्यूटियो, और इसका एक लैटिन शब्द है,
और इसका हिंदी अनुवाद होता है या हिंदी में मतलब होता है इसका महत्वपूर्ण विधि। महत्वपूर्ण विधि, महत्वपूर्ण विधि। और इसी कॉन्स्टिट्यूटिव शब्द से बना है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन। और दोस्तों याद रखने वाली बात है, इसी कॉन्स्टिट्यूशन का हिंदी में मतलब होता है संविधान। अब आपसे बहुत सारे दोस्त कहेंगे कि संविधान की परिभाषा तो हमारे को बहुत अच्छे से आती है। बिल्कुल सही बात है। संविधान एक ऐसा दस्तावेज जिसमें किसी भी देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए महत्वपूर्ण कानून का प्रावधान उस दस्तावेज में होता है, तो वो दस्तावेज क्या कहलाता है? वो संविधान कहलाता है। अब संविधान लिखित रूप में भी हो सकता है, अलिखित रूप में भी हो सकता है। आज अपन बात करें भारत के संविधान की, लिखित संविधान है कि 9 दिसंबर 1946 से लेकर के 26 नवंबर 1949 तक हमारे संविधान सभा के द्वारा 2 वर्ष 18 दिन जो आपने बचपन से रट रखा है, इस अवधि में एक खूबसूरत से भारतीय संविधान का निर्माण किया। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान जो आधुनिक विश्व का प्रथम लिखित संविधान माना जाता है, 1787 में फिलाडेल्फिया सम्मेलन के द्वारा उस संविधान का निर्माण किया गया। अलिखित संविधान। अब अलिखित संविधान से क्या मतलब है? भाई संविधान का तो पता हो गया, लिखित संविधान का तो हमारे को पता हो गया कि एक संविधान सभा के द्वारा या फिर कुछ लोगों के समूह के द्वारा अगर सहमति से कानूनों का निर्माण किया जाता है तो उसको अपन एक संविधान कह देते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कह देते हैं, लिखित संविधान कह देते हैं। लेकिन अलिखित संविधान, अब हमने केवल एक उदाहरण रट रखा है अब तक कि जो ब्रिटेन का संविधान है वो कैसा संविधान है? अलिखित संविधान है। अलिखित संविधान का मतलब ये नहीं है कि वो लिखा हुआ नहीं है या उसका कहीं अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व भी है, लिखा हुआ भी है, बस खाली उसको किसी के बाइंड अप नहीं किया गया है। यही बेसिकली फर्क है। तो ब्रिटेन का संविधान, कनाडा का संविधान, न्यूजीलैंड का संविधान, सऊदी अरब का संविधान, ये सारे के सारे कैसे संविधान के उदाहरण है? अलिखित संविधान के उदाहरण है। दोस्तों भारतीय संविधान के संदर्भ में हमारे को चर्चा करनी पड़ेगी संवैधानिक विकास को लेकर, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट को लेकर। हम बात करेंगे संविधान सभा की, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, और फिर उस महत्वपूर्ण शासन व्यवस्था की जिस शासन व्यवस्था को केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में भारतीय संविधान का मूलभूत ढांचा घोषित किया गया था, बेसिक स्ट्रक्चर घोषित किया गया था। मैं बात कर रहा हूं संसदीय शासन व्यवस्था का, पार्लियामेंट्री गवर्नेंस सिस्टम का। जब देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो पंडित नेहरू ने कहा कि भारत में लोकतंत्र को अपनाया जाएगा, डेमोक्रेसी को अपनाया जाएगा। तो उस समय दुनिया के जो बड़े बड़े जो डेवलप कंट्रीज थे उन्होंने मजाक उड़ाया था पंडित नेहरू का, और पंडित नेहरू को यही बात कही थी कि नेहरू आप जो ये झुंझुना हिंदुस्तान की जनता को हाथ में पकड़ा रहे हो, ये झुंझुना लंबे समय तक नहीं चलेगा। उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि जिस प्रकार से किसी छोटे से बच्चे को हम एक नया खिलौना ला करके देते हैं, वो बच्चा बड़ा राजी होता है, वो झुंझुने को लगातार बजाता है। और आप लोगों ने देखा भी होगा कि आपके आसपास में अगर छोटा बच्चा है और उसको आपने कोई झुंझुना ला करके दिया है, 1-2 दिन सोने नहीं देगा, ना खुद सोएगा ना आपको सोने देगा। तो ठीक उसी प्रकार से हिंदुस्तान की जनता राजी तो हो जाएगी, लेकिन जैसे 1-2 दिन के बाद वो झुंझुना टूटता है तो बच्चा रोता है और फिर रोता रहता है वो बच्चा, तो कि हिंदुस्तान की जनता की स्थिति भी उसी प्रकार की हो जाएगी कि डेमोक्रेसी लोकतंत्र के रूप में झुंझुना पकड़ा तो दिया, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि भारत में कितने लंबे समय तक लोकतंत्र चल पाएगा। क्योंकि विभाजन देखा था हमने, सांप्रदायिक आधार पर जो भारत में विभाजन हुआ कि उसका परिणाम आगे जाकर और कैसा हो सकता है। लेकिन याद रखने वाली बात है, जब 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू हुआ और आज लगभग 73 साल का समय पूरा हो चुका है भारत का संविधान लागू हुए, और ये भारतीय संविधान की ताकत है। ये ताकत है उन संविधान वेताओं की, और मैं तो बार बार सैल्यूट करता हूं कि वाकई में वो संविधान वेता कोई आम नागरिक तो कम से कम नहीं रहे होंगे, आम व्यक्तित्व के धनी तो वो कम से कम नहीं रहे होंगे, वो बड़े खास व्यक्तित्व रहे होंगे जिन्होंने इतना महत्वपूर्ण, इतना खूबसूरत संविधान बना करके हम और आप लोगों को दिया, जिसकी बदौलत जिन लोगों ने मजाक उड़ाया था पंडित नेहरू का और पूरे के पूरे भारत देश का कि लोकतंत्र इस देश में ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिकेगा, आज 73 साल देश का संविधान लागू हो गए। उसी संविधान की ताकत है, उसी संविधान की खूबसूरती है जिसके दम पर हिंदुस्तान में लोकतंत्र की जड़ें दिन प्रतिदिन और गहरी होती जा रही हैं। आज ये संविधान की ही खूबसूरती है कि हमारे को प्रति 5 वर्ष के बाद में हमारे वोट के माध्यम से सरकार चुनने का अधिकार है। आज आप चले जाइए नॉर्थ कोरिया, आप चले जाइए चाइना, और फिर वहां जाकर ये बात कहिए कि हमारे को सरकार चुनने का अधिकार है। नॉर्थ कोरिया में तो किम जोंग ने यह कह रखा है कि जैसा मैं कह रहा हूं वही शासन है।
जो मैंने कह दिया वही कानून है, जो मैंने कह दिया वही कानून लागू है, और जैसा मैंने कह दिया उसी प्रकार से व्यक्ति को सजा दी जाएगी। लेकिन भारत में ऐसी व्यवस्था नहीं है। भारत में सरकार को 3 महत्वपूर्ण अंगों में बांट रखा है। विधायिका कानून बनाने वाली संस्था अलग होगी, हमारी संसद। उन कानूनों को लागू करने वाला जो भाग है, कार्यपालिका जिसको कहा जाता है, वो अलग होगा, जिसमें देश का राष्ट्रपति शामिल होगा, जिसमें उपराष्ट्रपति शामिल होगा, जिसमें देश का प्रधानमंत्री शामिल होगा, जिसमें मंत्रिपरिषद शामिल होगी, जिसमें महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल शामिल होगा। और फिर विधायिका के द्वारा बनाए गए, कार्यपालिका के द्वारा लागू किए गए उन कानूनों की सुरक्षा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के रूप में हमने एक ऐसी संस्था की स्थापना की है और स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की है हमने भारत में। दोस्तों, संसदीय शासन व्यवस्था, पार्लियामेंट्री गवर्नेंस सिस्टम। अब आप में से बहुत सारे दोस्तों के दिमाग में एक प्रश्न आ सकता है कि उस समय भारत में अपनाया जा सकता था अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था, तो फिर संसदीय शासन व्यवस्था को क्यों अपनाया गया? दोस्तों, याद रखने वाली बात है, हमारे भारतीय संविधान के जितने सारे संविधानवेता थे या जितने सारे उस वक्त के बड़े बड़े पॉलिटिशियन थे, बड़े बड़े राजनीतिज्ञ थे, तो उन लोगों ने अपनी जो बेसिक एजुकेशन है वो मैक्सिमम लोगों ने ब्रिटेन से प्राप्त की थी। लंबे समय तक ब्रिटेन का भारत में शासन भी रहा था। तो हम उस संसदीय शासन व्यवस्था के क्या प्लस और क्या माइनस हैं, क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव इंपैक्ट्स हैं, उन प्रभावों को हम समझ चुके थे, उन प्रभावों को हम देख चुके थे। तो फिर हमने, जब देश का संविधान लागू हुआ, तो हमने संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया। अब आप में से बहुत सारे दोस्तों के दिमाग में एक प्रश्न आएगा कि क्या फर्क है संसदीय शासन व्यवस्था में और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में? बहुत ही शॉर्ट में मैं चर्चा करूंगा आप लोगों के साथ, क्योंकि फिर डिटेल में चर्चा करने के लिए तो हम लगभग डेली मिलने वाले हैं। संसदीय शासन व्यवस्था, इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण ब्रिटेन। दूसरा, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का सबसे बेहतरीन उदाहरण यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। ब्रिटेन से हमने संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया है। और दोस्तों, याद रखने वाली बात है, संसदीय शासन व्यवस्था में 2 प्रकार की कार्यपालिका होती है। 2 प्रकार की कार्यपालिका होती है, एक नाम मात्र की, दूसरी वास्तविक। देश का प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद वो होते हैं वास्तविक कार्यपालिका, और देश का राष्ट्रपति कहलाता है नाम मात्र कार्यपालिका। क्योंकि हमने ये व्यवस्था ब्रिटेन से ली है, और ब्रिटेन में जो ब्रिटेन का सम्राट होता है वो नाम मात्र कार्यपालिका, और वहां का प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद वास्तविक कार्यपालिका। लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका में जो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है, उसमें इस प्रकार का कोई विभाजन नहीं किया गया है कि ये नाम मात्र कार्यपालिका, ये वास्तविक कार्यपालिका। वहां पर राष्ट्रपति प्रमुख भूमिका में होता है। संसदीय शासन व्यवस्था के संदर्भ में अगर अपन बात करें, तो संसदीय शासन व्यवस्था में सरकार का निर्माण होता है संसद से, विधायिका से। आप लोगों ने देखा होगा, प्रधानमंत्री मान लीजिए, चाहे उसके मंत्रिपरिषद मंत्री मान लीजिए, भाई या तो लोकसभा के सदस्य होंगे या फिर राज्यसभा के सदस्य होंगे। ऐसे कोई बाध्यता नहीं है अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में। संसदीय शासन व्यवस्था को कहा जाता है उत्तरदायी शासन, और यहां पर काम करता है सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत। और सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत से मतलब है कि अगर सरकार के किसी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया, तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। ऐसा कोई सामूहिक उत्तरदायित्व नहीं पाया जाता है अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में। अब देश के राष्ट्रपति को क्यों कहा जाता है नाम मात्र कार्यपालिका, और प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को क्यों कहा जाता है वास्तविक कार्यपालिका? ये सब पढ़ने के लिए तो उत्कर्ष का जो ये YouTube चैनल जो आप लोगों के लिए लॉन्च किया जा रहा है, स्पेशली भावी शिक्षकों के लिए लॉन्च किया जा रहा है, उसमें हम डिटेल से बात करेंगे। चलिए, मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि जिन तथ्यों को लेकर, जिन मुद्दों को लेकर, जिन कॉन्सेप्ट्स को लेकर मैंने आप लोगों के साथ चर्चा की, वो समझ में आया होगा आपके। मिलते हैं अपन एक नई जोश, एक नई उम्मीद के साथ। तब तक विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।